अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश भर के 11 राज्यों में इस वक्त गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान, जिसे एसआईआर कहा जा रहा है, वो शुरू है और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये चरम पर है। 4 दिसंबर को एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद ड्राफ्ट सूची आएगी। ड्राफ्ट सूची के बाद आपत्तियां और दावे होंगे। उसके बाद फिर इसको फाइनल ड्राफ्ट फरवरी के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में एक पैनिक है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में भी पैनिक है। दरअसल 4 दिसंबर तक सबको अपने फॉर्म भर के देने हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के ना तो फॉर्म भर पाए हैं। बीएलओज के पास काम का अत्यधिक दबाव है और इतना दबाव है कि एक दोनों उसमें आत्महत्याएं तक कर ली। लेकिन ये प्रक्रिया समय पर क्या खत्म हो पाएगी? और अगर 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो आयोग को इसकी तिथि में फिर इजाफा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत संख्या में मतदाता छूटे जा रहे हैं। तो आज चर्चा और चिंतन इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, एसआईआर की प्रक्रिया आप सबके इलाके में भी चल रही होगी। उम्मीद है कि इस डिबेट को देख रहे होंगे हमारे दर्शक ज़रूर एसआईआर का फॉर्म भर चुके होंगे। अगर नहीं भर चुके हैं तो फ़ौरन आप अपने नज़दीकी बीएलओ से संपर्क करें और अपने फॉर्म की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, क्योंकि अगर आप एसआईआर में चूक गए तो हो सकता है कि आपका नाम उड़ जाए। तो इसलिए सावधानी बरतिए और अपने नाम को जोड़ने के लिए खुद दिलचस्पी लीजिए। किसी राजनीतिक दल, किसी एजेंट के आने का इंतज़ार न करें, बीएलओ के घर आने का इंतज़ार न करें। अगर वो नहीं आ रहा है तो कृपया आप खुद उससे संपर्क कर लें। उसके नंबर्स आप सबको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस प्रक्रिया में सबको मिलकर अपने नाम जोड़ लेने हैं, क्योंकि नाम कट गया उसके बाद फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है ये एसआईआर? इसको लेकर उत्तर प्रदेश में इन दिनों इतना ज़बरदस्त तनाव का माहौल है, ख़ास तौर पर मतदाताओं के बीच और बीएलओज के बीच। सरकारी मशीनरी पर अचानक से बहुत बड़ा प्रेशर आ गया और प्रेशर होना लाजमी भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटरों वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा बूथ है यहाँ पे और सर्वाधिक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स में से एक है। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गड़बड़ी बहुत लाखों जो वैध मतदाता हैं उनको सूची से बाहर कर देगी। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता को भी इसकी चिंता करनी चाहिए और प्रशासन को भी, खास तौर पर जब अब समय कम बचा है। आज अब 27 तारीख हो गई है और 4 को ये काम कंप्लीट होगा, यानी मुश्किल से आपके पास 6-7 दिन का वक्त है। और इस 6-7 दिन में एक एक मतदाता तक पहुंचना ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समान है। बीएलओस की आप हालत देखिए, बेहोश हो जा रहे हैं काम करते करते। पर डे उनको 200 से 300 फॉर्म भरने हैं और ये कोई साधारण फॉर्म नहीं है। इसके 8-10 कॉलम में उनको प्रॉपर भरना है। कोई सी भी चूक हुई तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो सब अपलोड होगा सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर तो केवल कोड की भाषा समझेगा। तो किसी का फॉर्म फिर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा? क्योंकि अगले आदमी को बीएलओ ने रिसिप्ट दे दी है तो वो तो लेके जाएगा हमारा नाम कैसे कटा। तो जितना तनाव मतदाता को है, जितना तनाव राजनीतिक दलों को है, उतना ही तनाव सिस्टम में लास्ट पायदान पर खड़ा, जिसके दम पर सारा चुनाव की एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, वो है बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ। राजनीतिक दल के जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, पार्टियों को वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, उनको मदद भी कर रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जहाँ करोड़ों लोगों के एक साथ फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी प्रक्रिया होगी, तो कोई साधारण बात है? एक मेगा टास्क है, mammoth टास्क है। इसको पूरा करना किसी भी प्रक्रिया के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। और मुझे आज की प्रक्रिया से देखकर, आज तक की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है और ये प्रतीत हो रहा है कि समय और दिया जाना चाहिए, कम से कम 15 दिन का, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है कि आप यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया कर लें। बहुत ही घनी आबादी का ग्रामीण क्षेत्र वाला, शहर में भी बहुत ही घनी आबादी के क्षेत्र हैं और एक एक बीएलओ का उन तक पहुँचना और कोई वैध मतदाता छूटे ना, इसका भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और बीएलओस पर जो प्रेशर है बहनों भाइयों, वो एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज भी मैं कई वीडियोस देख रहा था जहां पर बीएलओस बहुत ही परेशान हैं। उनके ऊपर बहुत तनाव और दबाव है। प्रशासन में एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार, कानून गो, ये सब एक ही व्यक्ति पर प्रेशर बना रहे हैं, वो है बीएलओ। तो बीएलओ के काम का थोड़ा विभाजन हो, उसको भी सहयोग मिले, उसके साथ भी कुछ असिस्टेंट लगाए जाएं, कुछ नए लोगों को डिप्यूट किया जाए, ताकि काम का बंटवारा और काम तेजी से हो सके। इस बारे में चिंतन और विचार करना चाहिए। तो एसआईआर की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है,
क्या वाकई में वैध मतदाता रहेंगे और अवैध मतदाता कटेंगे, या फिर इस सब के पीछे कुछ राजनीतिक चल रहा है? आज चर्चा इसी विषय की, कुछ बयान सुनिए आप। एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है। इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। ना बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, ना बीएलए की ट्रेनिंग हुई। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं। एसआईआर लागू होने के बाद से घुसपैठिए, जो अवैध घुसपैठिए थे, जो पश्चिम बंगाल में या प्रदेश में या देश में कहीं भी रह रहे थे, उनमें भगदड़ है, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे एक एक घुसपैठियों को देश से निकाल करके, देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके देश से निकाल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और हर स्थिति में प्रदेश में 17 का जो इतिहास है चुनाव का, वो 27 में हम दोहराएंगे। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और विनय राय जी बहुत ही जाने माने पत्रकार। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम का मेरे साथ हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। इन दिनों जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बड़े पैमाने पर ये शिकायतें आ रही हैं कि लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों के फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं और बीएलओज पर बहुत अत्यधिक दबाव है। क्या समयबद्ध तरीके से चुनाव आयोग ने पहले कोई तैयारी नहीं की थी? और आपकी पार्टी भी एसआईआर की प्रक्रिया में भी अब सहयोग कर रही है, एजेंट्स लगाई है, पार्टी के कार्यकर्ता लगे। आपको कोई शिकायतें नहीं मिल रही? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी गहन मतदाता पुनरीक्षण सूची की इस प्रक्रिया का स्वागत भी करती है, समर्थन भी करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक ऐसे तमाम मतदाता होते हैं जो उस बूथ पर नहीं रहते हैं। कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ का स्थानांतरण हो जाता है, ऐसे मतदाताओं को निकाला जाता है और जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं उनके नाम को जोड़ा जाता है। ये सतत प्रक्रिया चलती है। कभी ये सहजता से एक जो उनकी प्रक्रिया उसके तहत चलती है, कभी अभियान चलाकर चलती है, जैसे अभी अभियान चलाकर चल रही है। देखिए 4 नवंबर को ये अभियान शुरू हुआ था, 4 दिसंबर तक चलेगा, यानी 30 दिन 1200 वोटर। 1200 वोटर मतलब अगर 4 एक परिवार में माना जाए, यानी 300 परिवार, यानी प्रतिदिन 10 परिवारों से संपर्क करना है। लेकिन मेरा ये कतई नहीं कहना है कि कोई राजनीतिक दल या सामाजिक वर्कर ये बात नहीं कहेगा कि हमको समय बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से अगर आयोग है उससे अगर कहीं कुछ छूटती है तो राजनीतिक दलों के पास ये अधिकार संविधान देता, वो बात कह सकता है कि समय बढ़ाए। लेकिन अभी अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, दिन में उन्होंने एक बयान और दिया था कि 3 करोड़ लोग काटे जाएंगे मतदाता सूची से। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 करोड़ मतदाता काटे जाएंगे, ये स्रोत भी उनको बताना चाहिए कि उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 3 करोड़ का डेटा कहाँ से मिल गया? तो देखिए ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये पैनिक क्रिएट जानबूझकर ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दल कर रहे हैं जिनको वैध मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, जो अवैध और घुसपैठिए टाइप लोगों पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोग पैनिक कर रहे हैं। आपने डिबेट शुरू की। एक बात बताओ, आपको कोई कंप्लेन नहीं मिल रही फील्ड से कि दिक्कत आ रही है, परेशानी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर कंप्लेन मिल रही है, समय बढ़ाने की बात है, इसका तो मैंने कहा ना कि इसमें ये तो सबका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल ब्रिजेश जी भी कह सकते हैं, सपा कह सकती है, भाजपा भी कह सकती है। 4 दिसंबर के बाद इसकी एनालिसिस हम करेंगे ना कि कुछ लोग छूटे हैं, क्या आया क्या नहीं गया, तो हम भी कहेंगे कि जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कहना 3 करोड़ लोग काट दिए जाएंगे, कोई नहीं नाम सूची से छूट जाएगा, ये प्रक्रिया, मैंने फिर कहा अभियान है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच। ये तो आप भी जानते होंगे कि मतदाताओं का नाम जोड़ना घटाना ये तो परमानेंट प्रक्रिया है, अभियान अलग से चलता है। नहीं, हर साल ये काम दिसंबर जनवरी में यही मैंने कहा ना। लेकिन इसको पैनिक जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो फॉर्म है, हमको लगता है आपने जरूर देखा होगा। फॉर्म में आपका नाम भरना है, आपका मोबाइल नंबर पढ़ना है, आपका आधार नंबर पढ़ना है और 2003 की जो डिटेलिंग मांगी गई है, अगर आप
जो इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश ने जो वेबसाइट दी है उसमें मिल जाएगा। और वो भी सब वैकल्पिक है। ईपीसी नंबर नहीं है तो मत डालिए, वैकल्पिक लिखा है। आधार नंबर नहीं है, वैकल्पिक लिखा है। अच्छा, ना तो आपको कोई शिकायत मिल रही है, ना आपको फॉर्म भरने में मैंने कोई फिर कहा, देखिए बात मैं नहीं होना चाहिए। मैं अपना काम सवाल कंप्लीट, एक सवाल लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। ना आपको कोई शिकायत मिल रही है, ना आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, ना आपके पास कोई इस तरह की फॉर्मल कंप्लेंट्स हैं। दूसरा, डेट बढ़ाने को लेकर भी आप कोई बहुत उसके समर्थक नहीं दिख रहे हैं। सारी खूबियां आप ही को दिख रही हैं। देखिए ब्रजेश जी, 4 नवंबर को जब शुरू हुआ उसके बाद ये पैनिक क्रिएट करना शुरू हुआ कि उसके पहले ही के बयान उठाकर देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी चाहे राहुल गांधी हो, जब तक शुरू नहीं हुआ था उसके पहले उनके पास कंप्लेन आने लगी थी। ये संदेह पैदा करता। दूसरी बात, मैंने तो पहले कहा मैं इस शो को डिबेट में नहीं जाने देना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि सब लोग आज ऐसी बात करें जिससे जो मतदाता है उनको कुछ ज्ञानवर्धन होकर हमारे आपके पास है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी जुड़े हैं, एसआईआर प्रक्रिया चल रही है हमारे यहाँ हर जिले में, हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं इस पे। तो हम कुछ ऐसी बात करें कि अगर किसी को नहीं, तो मतदाताओं की कुछ मदद कर रहे हो कि सिर्फ वर्कशॉप कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। भरवा रहे हो फॉर्म? बीएलए हमने लगाए हैं हर जगह पे। तो हमारे थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिर एक बात कहेंगे जी, 4 नवंबर के पहले जिन लोगों ने बयान दिया है उनकी मंशा पे मुझे शक है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको इस डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, स्वागत है आपका। तो मुझे बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी के मुताबिक कैसी चल रही है? समाजवादी पार्टी के मुताबिक और उत्तर प्रदेश के और देश के जनमानस के मुताबिक भी एसआईआर की प्रक्रिया ठीक उसी तरह से चल रही थी जिस तरह से चंडीगढ़ का चुनाव चल रहा था मेयर का। ये ठीक उसी तरह से चल रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया सबके लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत आदर्श पुरुष आर्टिकल लिखते हैं राकेश सिन्हा और अजीत झा के लिए नहीं है कि वो 6 महीना पहले दिल्ली के द्वारका में वोट देंगे और 6 महीना बाद बिहार में देंगे। वो कल पश्चिम बंगाल में भी देंगे। अजीत झा दिल्ली में भी वोट दिया, उत्तराखंड में भी दिया, बिहार में भी दिया है। एसआईआर का यही सवाल है। उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव होगा तो मतदान राजनीतिक दलों को अलग सूची दी जाएगी और जो मतदान कर्मी लेके आएगा वो अलग रहेगा। उसमें यादव अगर होंगे, आप मुसलमान होंगे, आप पटेल होंगे, आप कुशवाहा होंगे, आप राजभर होंगे, आप कुर्मी होंगे, आप दलित होंगे तो आप पर डिलीटेड का मुहर लगा होगा। इसी तरह की एसआईआर की प्रक्रिया है। वो वही बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यही एसआईआर की प्रक्रिया है, यही नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का पूरा विमर्श है। तो अच्छा, आपको फील्ड से किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं? बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं साहब। आप तो कुछ एक कंप्लेंट बताइए, आप किस तरह की शिकायत? आप आपके ही चैनल पर मैंने देखा, अभी बरेली में सर्वेश गंगवार की मौत हो गई, अभी विपिन यादव ने आत्महत्या कर लिया, अभी फतेहपुर में क्या हुआ, सुधीर ने आत्महत्या कर लिया और सारे लोगों ने लिख के गए कि हम अधिक कार्य के दबाव से हमने आत्महत्या करा। अभी डिम्पल यादव जी का माननीय सांसद मैनपुरी का आपने वो पढ़ा होगा, ट्वीट पढ़ा होगा, किस तरह से अभी बीएलओ वहाँ फॉर्म ही नहीं दे पाए हैं। बहुत ऐसे जगह हैं वहाँ फॉर्म नहीं दे पाए। मुझे वो फॉर्मल तो अपने ग्राम सभा में आम मतदाता क्या शिकायत कर रहा है जी, आम मतदाता आपसे क्या कह रहा है? आम मतदाता तो आप साफ जानते होंगे कि इस समय रबी के फसल की बुआई चल रही है और खरीफ की फसल कट रही है। तो आम मतदाता तो वहाँ भी नहीं है। आम मतदाता को क्या है, आम मतदाता का तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही वोट उड़ाना चाह रही है। ये तो आपने देखा ही होगा। हमारे जो साथी शहीद हुआ है बीएलओ के प्रति क्या इनकी किस तरह की ट्रेनिंग हुई आपने पूछा? इतना बड़ा आपने उनको कार्य आधिक्य दे दिया, आपने कोई ट्रेनिंग करी? देश के निर्वाचन आयोग से सवाल करे, अगर ये जनतंत्र में जन का महत्व है ना, जन अगर सवाल करे, जनता अगर सवाल करे कि तुम एसआईआर आप करा रहे हो, इसका स्वागत है। हमारी पार्टी ने तो स्वागत करा। हमारे नेता ने तो बस इतनी बात कही कि आप उनकी ट्रेनिंग करे होते, आप 3 महीना डेट बढ़ा देते। आपने अभी कहा अब पूरे देश में 25 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्यों? वो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? आपको पता है, आप बीजेपी के कीर्तन गाने वाले भाई से आपको पूछना चाहिए क्या दे दिया है इन्होंने बीएलओ को। आप 18 घंटे काम ले रहे हो, उनकी जान ले रहे हो आप, और दिया क्या आपको पता साहब? सिर्फ 500 रुपया मिलेगा एसआईआर करने का, और उसमें कितने लोगों को लगाया। तो आप एक बात बताओ कि अब आपकी पार्टी क्या चाहती है, आपकी डिमांड्स क्या है, क्या होना चाहिए कि जिससे हम एक शुद्ध मतदाता सूची जनता के समक्ष चुनाव में रख पाए? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से, चूंकि जो लोकतंत्र है, हमारे नेता ने हमेशा से कहा है कि ये जो व्यवस्था आई है, हमारे आज़ादी के नायकों ने जो व्यवस्था हमको आपको दी है, ये सबसे महान व्यवस्था है।
इसमें सबके प्रति जो संविधान में हम जो चाहते हैं ना, जो संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द है साहब, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, वही हम चाहते हैं कि इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो, सबको तो आपके मुताबिक इस सूची बनाने में भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, सूची बनाने में भेदभाव हो रहा है। हम तो आपको आरोप लगा रहे हैं और उसका प्रमाण देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे एजेंट को, जो हमारे बूथ के एजेंट होते हैं, बीएलओ और राजनीतिक दल के एजेंट होते हैं, हमारे पास एजेंटों की पूरी सूची है, हमारे कम से कम अपने जनपद की तो है। तो ये कैसी सूची है? आपकी अपनी सूची है? हाँ, कि हमारे एजेंटों की सूची है। ये आपकी पार्टी ये देखिए सकलडीहा की सूची है, ये देखिए मैं आपकी बात मान सैयद ले रहा हूं, राजे आप की सूची कागज है, ये हाँ। देखिए चकिया की तो सूची ये है, सब क्या कह रहे हैं? मुगलसराय की आपके एजेंट्स लोग आपको क्या बताते हैं? यही मैं पूछ रहा हूं। हमारा जो एजेंट होता है वो क्या कहता है आपसे? वो सहयोग करता है। हमारा एजेंट सहयोग करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल का ही काम, जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक दल के लोग ही चुनाव थैंक यू लड़ते हैं। सर, तो धन्यवाद। हमारी फिर वाजिब मांग सुन लीजिए, कम से कम देश के निर्वाचन आयोग से हमारी मांग है कि इसका कम से कम 3 महीने और डेट बढ़ाया जाए, 3 इसको महीने पूरी तरह से पारदर्शिता करा जाए, ये सुनिश्चित करा जाए कि उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ 82 लाख मतदाता में से कोई ऐसा किसी का भी वोट बनने से कोई वंचित न रह बहुत जाए, शुक्रिया आपका। और इसको धन्यवाद। निष्पक्षता के आधार पर दूसरे चरण में आपको फिर संपादित मौका किया देंगे। जाए। बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजभर जी, पिछली बार आप डिबेट में मेरे साथ थे, पिछले हफ्ते एसआईआर पे ही हमने बात की थी। आप बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो अब 1 हफ्ता बीत गया, ये समस्याएं खत्म हुई, एसआईआर की प्रक्रिया ठीक चल रही है या अभी कुछ सुधार चाहते हैं आप इसमें? नहीं, देखिए, ये जिस तरीके से आपके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और आपने इस मुद्दे को कई बार उठाने का प्रयास किया और अपने दर्शकों को बार बार जागरूक करने का प्रयास किया, इसके लिए तो आपको साधुवाद देना चाहिए सभी को कि कम से कम इस गंभीर विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर बार बार जागरूकता फैला रहे हैं और ये संगठित प्रयास करना चाहिए। इस विषय पर मैं तो अभी गांव में ही, कई गांव से दौड़ा करते हुए, मैं गाड़ी में ही हूँ, गांव के ही तरफ से निकल रहा हूँ, तो मेरा ये देखा जा रहा है कि जो गांव में किसान है, खेत में चला गया है और उसके घर कोई एक सदस्य है, उसके घर पर्ची आ गई है, तो वो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। वो इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है? अपनी खेती पर पहले इंटरेस्ट दिखा रहा। अब जो राजनीतिक दल हैं या जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को इस पे घर घर जाकर के लोगों के फॉर्म भरवा करके बीएलओ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये अगर संगठित प्रयास नहीं होगा, विरोध करने का, अगर उतना प्रचार प्रसार हम लोग उसको बढ़ावा दे करके उसको सही करने का प्रयास करें, तो 100% जो मतदाता है वो अपने हक को। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग हैं, जैसे अभी भी लग रहा है आप कहीं ट्रेवल पे ही हैं, तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इस एसआईआर को लेकर क्या कह रहे हैं? आम लोग क्या कहते हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं पहुंची इनके पास अब पर्ची इस वजह से नहीं पहुंची है कि वो बीएलओ को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो जब हमारे लोग, जैसे हमने आज ही एसआईआर पर अपने पूरी टीम की बैठक बुलाई, अब पूरे गाजीपुर की टीम के साथ जब बैठक किया तो बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जिम्मेदार थे जिनका खुद का पर्चा नहीं पहुंचा। अरे अब वो अपने अपने बीएलओ को फोन करा रहे हैं, भैया हमारा पर्ची क्यों नहीं है। जब सदस्य का जो राजनीतिक है, तो उसमें आम जनता जो अपने खेती किसानी में नागरिक है, उसका पर्ची का उसको जिम्मेदारी कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्ची कहाँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन सी पर्ची आ रही, कौन सी पर्ची नहीं आ रही। अब जो जागरूकता फैलाया जा रहा है, हमने अपनी पूरी टीम को लगाया है कि आप घर घर अब जाइए। तो राजभर जी और सिर्फ सभी 1 घरों हफ्ता बचा है और आप बता रहे हैं कि पर्ची नहीं पहुंची है, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो इस 1 हफ्ते में कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, जागरूकता जिस तरीके से फैल रही है, अधिकारी भी अब सक्रिय हो गए। जब पिछले डिबेट में हम लोग बैठे थे, तो उस सब के बाद से अब मैं देख रहा हूं कि इसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए, तहसील स्तर के भी अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे लोगों में थोड़ी सी जागरूकता फैली थोड़ा है, सुधार आया और लोग अब इससे अच्छा, एक बात बताएं आपको, पिछली बार डिबेट में थे तो मैंने ओपन ऑफर किया था चुनाव आयोग को कि भाई चलो हम अब तैयार हैं, अपना चैनल और भी हमारे मीडिया के बंधु भाई लोग सब तैयार हैं, और चुनाव आयोग हम मिलकर एक जन जागरूकता का एक अभियान चलाएं एसआईआर पे। चुनाव आयोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं? ओपनली कह रहा हूं भाई हम मदद को तैयार हैं, चलो जन जागरूकता की। नहीं, ये सब हमसे कोई मदद ही नहीं ले रहे। जितने लोकल स्तर के पत्रकार हैं, लोकल स्तर के चैनल, सबको मोबिलाइज करना चाहिए, या बड़े चैनल हैं, सबको इसको अधिक से अधिक प्रचारित करना है। वैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है,
नहीं, बड़ी मैंने इसमें ही टेक्निकल प्रस्ताव दिया कि हम 2003 बाकायदा का। प्रतिदिन 10 मिनट का एक चलाएंगे, 2-3 टाइम बैंड पे, सुबह दोपहर शाम, कि फॉर्म कैसे भरें, आम आदमी अपना फॉर्म कैसे भरे, इसकी क्लास चलाते हैं। पर आयोग कुछ कही नहीं रहा, कैसे कर लें हम लोग। कल को कहेंगे आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो बड़ी इसमें समस्या है। सभी तो आप सब लोग जरा सभी आयोग में बात राजनीतिक- करो, तो हम लोग इसमें कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। आपके माध्यम से तो हम लोग इस बात की शिकायत कर ही रहे हैं कि जहां मतदाता के यहाँ पर्ची नहीं पहुंच रही है, कम से कम वहां जागरूक लोग इसकी आवाज उठावें कि भाई हमारे गांव के फला व्यक्ति का पर्ची नहीं आया। हमारे गांव में जैसे हम लोग घर घर प्रचार करते हैं, वोट मांगने जाते हैं घर घर, तो अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जिस तरह हम लोग प्रचार अभियान अपने चलाते अपने हैं, उसी वोटर तरीके बचाओ। से आप सारे सब लोग के लिए राजनीतिक इंटरेस्ट की बात है। जब आपका वोटर नहीं बचेगा तो आपका घोषणा पत्र क्या करेगा, प्रत्याशी क्या करेगा। जब बहुत आपका शुक्रिया, पर्ची धन्यवाद। हमारे आपका साथ तो कृपया वोटर बने नहीं भर रहिएगा। पाएगा, मैं तो डिबेट को इससे- आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, SIR की प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस पार्टी की कोई दिलचस्पी है? ब्रजेश जी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? दिलचस्पी तो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ही शुरू किया। ये SIR की प्रक्रिया पर सबसे पहले सवाल उन्होंने उठाया, और पीछे वोटर लिस्ट की चोरी का जो मामला है वो राहुल गांधी जी ने ही मीडिया के सामने, देश के सामने रखा। तो कांग्रेस पार्टी तो इस SIR को लेके बहुत ही सीरियस है, गंभीर है। उत्तर प्रदेश के साथ जिन 12 राज्यों में चल रहा है हर जगह, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कांग्रेस पार्टी के आप नेताओं, गुस्सा ना हो, मेरा पूछने का तात्पर्य ये नहीं, था नहीं, कि मैं भाई गुस्सा नहीं हो रहा, इतनी मैं बड़ी तो जवाब प्रक्रिया दे चल रहा रही है, आप लोग भी सम्मिलित होइए। नहीं, हम लोग सम्मिलित हैं ब्रजेश जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। क्यों आप कांग्रेस को इस तरीके से ले रहे हैं? आप कांग्रेस irritate हो रहे हैं पार्टी कुछ। पूरी ताकत से Irritate मत सक्रिय होइए, नहीं, मैंने मैं तो एक बिल्कुल सिंपल सी इरिटेट बात नहीं हो रहा हूँ। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। दोस्त हैं आप हमारे। कृपया उसको सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो SIR चल रहा है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति को वो वोटर बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो साबित करने का अधिकार उस नागरिक पर आ गया है। जी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का इंद्रजीत बरुआ का जो जजमेंट है वो कहता है कि नागरिकता साबित करने का या वोटर होने का अधिकार किसी का है या नहीं, ये साबित करने की जिम्मेदारी राज्य की है, उस व्यक्ति की नहीं है। अब आप गणना प्रपत्र दे रहे हो, किसी घर में 6 वोटर हैं, 6 में 4 के पहुंच रहे हैं, 2 के नहीं पहुंच रहे हैं। अब जो भाजपा के समर्थित घर है, मैं उनकी बात नहीं जानता, लेकिन ऐसे जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो कांग्रेस या दूसरे दलों के समर्थित वोटर हैं, उनमें तो देखा जा रहा है कि गणना प्रपत्र पहुंच ही नहीं रहे हैं। और मजेदार बात, आप इलेक्शन कमीशन के लोगों से बात करेंगे तो वो बता रहे हैं कि जो गणना प्रपत्र भेजा गया है वो 2025 के अपडेटेड लिस्ट के हिसाब से भेजा गया है, ना कि 2003 के हिसाब से भेजा गया है। और जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में पहले रहे हैं 2017 की विधानसभा में, 22 की विधानसभा में, उनका गणना प्रपत्र नहीं आ रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे भी बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। ये मैं अभी अपने सुल्तानपुर गांव गया था तो मैंने वहां BLO के साथ बैठ के जो देखा वो यही है कि लिस्ट 2025 कह रहे हैं 2003, बीच के समय में वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है उसका गणना प्रपत्र नहीं आया। तो मैंने कहा भाई, गणना 2003 से 2025 के बीच 22 साल का जो वक्त है, ठीक। बहुत से लोगों की मृत्यु हुई होगी, हाँ, बिल्कुल। बहुत से लोग शिफ्ट हुए नहीं, होंगे, नहीं। नाम कटे, और बहुत से लोग 18 साल के हुएंगे तो नाम बढ़े। तो 2003 में के हिसाब से अगर भेजेंगे तो गड़बड़ है। उनको 2 सूची देखनी पड़ेगी, 2003 की और लेटेस्ट 2024 की। तो भेजा तो नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरे पड़ोस का घर, 3 लोगों के नाम उसमें नहीं है, गणना प्रपत्र नहीं है। BLO पूछने पे कह रहे हैं यही आया है। मैंने कहा भाई वोटर लिस्ट देखो, तो बोले नहीं यही आया है। अब मैंने इलेक्शन कमीशन सुल्तानपुर से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं 25 के हिसाब से भेजा गया। तो ये जो खेल चल रहा है ब्रजेश जी, इस पर हमको आपत्ति है, और इसीलिए SIR की ये सारी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपने BLAs बनाए, अपने एजेंट्स बनाए? एजेंट्स हमारे जो क्या हैं, कंप्लेंट आ रही सुन है लीजिए, और महत्वपूर्ण बात है, उन्हीं का जो कंप्लेंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी देखिए ब्रजेश जी, सबसे अगली जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, 27 में चुनाव है, आपके पास पूरा समय था। कई साथियों ने जो बात उठाई, क्या आप 2 महीने 3 महीने इसका समय नहीं देते? अगर आप 3 महीने का समय देते तो बाकायदे सभी लोग वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते। मैं उस पर एक आयोग का तर्क देते हैं। अगर अभी 27 के पहले कराते तो आप कहते ये चुनाव के लिए करा रहे हैं।
अब तो आपके पास समय है। जैसे मैं एक उदाहरण भी नहीं देता तो हूं। आपने मेरी बात बिहार सुन में लो। भी 1 महीने का समय दिया एक बात जब सुन चुनाव लो। सिर पर था, मेरी एक बात सुन और लो। उत्तर प्रदेश आपको समय में भी दूंगा। 30 दिन का एक समय। लॉजिक सुन लीजिए। जी अभी जैसे मान लीजिए कि फरवरी में फाइनल ड्राफ्ट आ जाता है, ठीक, कि यही हिसाब सूची है, मतदाता सूची। फरवरी में तो चुनाव है नहीं, चुनाव है अगली बार फरवरी में। जी। 1 साल का टाइम है, आप गर्दन पकड़ के आयोग के नाम दर्ज करा लो। मैं नहीं। तो कहता हूं ये आप लोग के लिए गोल्डन चांस दे दिया आयोग नहीं, ने, जो पहले SIR करा दिया। ब्रजेश जी, आगे क्या होने वाला है वो हम आप नहीं पकड़ जानते लेना हैं। तुरंत। नहीं सुनिए, अभी जो फिर ये वोटर लिस्ट अभी क्यों बना रहे हैं, सवाल तो फिर खड़ा हो जाता है। अगर आगे वो बढ़ाएंगे तो 12 राज्यों में 3 राज्यों में तो अभी चुनाव है, आपके केरला में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो वहां तो SIR उसी तयशुदा प्रक्रिया के तो यहाँ तहत हो विपक्ष रही को खुश होना चाहिए कि आपका पहले पता चल नहीं, नहीं, जाएगा। ब्रजेश आपके जी, कितने वोट कटे पता चल ब्रजेश जाएगा। जी, 1 आगे साल का क्या टाइम है। होगा वो कोई नहीं Thank you, जानता। धन्यवाद। आगे क्या होगा, कहां से चोरी होगी वो कोई नहीं बहुत जानता। शुक्रिया। मैं विनय राय जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। राय साहब, स्वागत आपका। आपको फॉर्म मिल गया? फॉर्म फोन करने के बाद आ गया है, आया तो? क्योंकि फोन करना पड़ा कि फॉर्म नहीं आया। तो फिलहाल परिचित कुछ लोग हैं और संबंधों का इस्तेमाल है, तो मेरा जब फॉर्म आया तो उसके साथ कुछ गड्डियां और आई। तो जहां जहां मेरे जानने पहचानने वाले लोग थे उनको मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी गड्डी कराया। फार्म भाई की ये आई इनके थी घर का, या ये सर इनके घर का है। नोट वाली या फार्म वाली गड्डी? नहीं, फॉर्म वाली गड्डी आई है। लेकिन आज मैं इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़ा गंभीर विषय है जी। और इसको मैं इतना ही कहना चाहूंगा ब्रजेश जी कि इसमें सिंपल एक तरीका है। अगर आप सबका मतदाता सूची में नाम डलवाना चाहते हैं तो हर पार्टी के पास कहते हैं वो लाखों कार्यकर्ता है, बीजेपी के पास तो हर पन्ने का प्रमुख भी है, तो 2 वोटर लिस्ट ले कार्यकर्ता उनका, एक 3 का और एक 25 का। सिंपल सा, जैसे BLO इलेक्शन के समय में आप एक पर्ची बना घर घर पहुंचाते हैं, उसका क्रमांक संख्या, उसकी विधानसभा जो 2000 में 3 थी उसको दर्ज कर दीजिए, नाम वैतिक नंबर डाल के उसके घर घर पहुंचा दीजिए। उसको भरने में जो दिक्कत आ रही है वो मात्र इतनी दिक्कत आ रही है कि 3 की सूची में अगर मान लिया कहीं और हो रहा है, मतदाता भर रहा है और 3 के समय में कहीं और वोटर था, तो उसको दिक्कत आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहूंगा कि 25 वाले जो लोग हैं फॉर्म उनको मिला है, लेकिन 3 वाला ढूंढ रहे 3 में हम कहाँ वोटर थे। वो बता भी दे रहा है कि मेरे माता पिता यहाँ पर थे, तो कहते हैं वहां का आपका क्रमांक नंबर क्या था, ले आइए। तो वहां को क्रमांक नंबर ले आने में सबको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है। इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से आग्रह करूंगा, वो मदद उनके करें। पास वर्कर हैं, वो सपोर्ट करें फॉर्म भरवाने में सबका। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर, मैं कौशाम्बी जनपद का रहने वाला हूँ, ठीक, मेरा गांव है दारानगर। मैं 2003 में वहाँ का वोटर था, फिर मैं लखनऊ आ गया। अब मेरा नाम, अब मैंने पता है 2003 की सूची निकलवाई वहाँ पे, उसमें जहाँ मेरा नाम था मैंने उसमें डाल दिया फॉर्म में। नहीं, वही तो कहना, आपके लिए सरल है, आपने तुरंत वहां किसी को फोन किया होगा, फोटो खींच का वो भेज देगा, निकाल के दे देगा। लेकिन जो सामान्य दिक्कत आ रही है वो सिर्फ इतनी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं फॉर्म भरने में। और जिसका नाम छूट जा रहा है, जो नए मतदाता है, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, अगले महीने उनका क्रम शुरू होगा। जो नए मतदाता है वो अपना फॉर्म भरेंगे, अपनी एंट्री कराएंगे। और जो आपने कहा ना, कभी तो काफी समय आपको मिल गया, 1 साल जो अगर नाम छूटा होगा, भटका होगा तो जुड़ जाएगा। दिक्कत सिर्फ उनको आने वाली है जो नए मतदाता बन के एंट्री भी कराना चाहेंगे, तो उनसे पूछा जाएगा आपके पिताजी तो वोटर थे कहीं के, आपके दादाजी तो कहीं के वोटर थे, उनको भी ले आइए अगर उनका कहीं पर भी मतदान हुआ है तो। अगर वो नहीं है तो दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि अगर सामान्य मतदाता, जो कि जेन्युइन मतदाता अगर परेशान हो रहा है, तो इसमें पॉलिटिकल ये जो SIR चल रहा है इसमें नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं, जिसकी उम्र 18 साल हो जा रही है, वो जुड़ रहे हैं, वो भी जोड़े जाएंगे, नए मतदाता भी इसमें जोड़े जाएंगे, क्योंकि उनके साथ अलग से एक व्यवस्था दी गई है कि उनको किस तरीके से इसमें जोड़ा जाए। फॉर्म 6 होगा अभी उनके तो सिर्फ जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ इस बात की गई हैं कि अभी सामान्य तौर पर सबका नाम आ जाए जो पुराने लोग हैं। लेकिन जो बात हुई है कि अभी नई पर्ची आने वाली है, जो फ्रेश मतदाता है वो अपना अलग से फॉर्म। अच्छा, एक बात अब बताएं कि जब अपोजिशन ये इस बात को कह रहा है, मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गांव में बड़े पैमाने पर फॉर्म नहीं पहुंचे हैं, फॉर्म पहुंचे हैं तो भरने की समस्या है, BLO पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कई BLO तो सुसाइड कर ले रहे हैं, कई लोग तो अपनी इतनी व्यथा बता रहे हैं कि उनके ऊपर काम का बहुत दबाव है। इसमें कोई सच्चाई है? काम का दबाव तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। जब शुरू में आप मस्ती करेंगे तो बाद में दिक्कत होगी। जैसे मैं अपनी एग्जांपल में अपना ही दे रहा था कि मैं जाके जब फोन कर रहा हूं तो अब आप मेरे पास फॉर्म लेके आ रहे थे, आप इतने दिन समय क्यों खराब कर? 1200 लोग का मान लीजिए मैक्सिमम 1240 1220 यही मतदाता आपकी एक पर्ची में है, 1 महीने का समय दिया गया है, तो कम से कम आप सही समय पर अगर पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते तो ये दिक्कत ना आती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर भी एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसमें अगर आपको लगता है आपके पास समय, तो 10 दिन का समय एक्सटेंड कर दीजिए। लेकिन अभी अगर बता दिया जाए कि 10 दिन का समय बढ़ने बैठ वाला जाएंगे है, तो BLO साहब लोग और आराम से हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है।
ठीक, हमारे साथ बने रहिएगा विनय जी, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हैं। वीरेंद्र जी, SIR की प्रक्रिया इन दिनों पूरे आसमान पर है, ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। क्या इस वक्त आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स किस तरह की हैं और उस कंप्लेंट का रिड्रेसल कैसे हो रहा है? ब्रजेश जी, ये एक प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन के नाम पर शुरू की गई है, लेकिन असली मकसद तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना, बाहर करना है। अब समस्या इस बात की है कि बांग्लादेशी के नाम पर हिंदुस्तानी परेशान हो रहे हैं और ये सूची अंतिम होगी। ये सूची बन जाने के बाद आदमी का नाम किसी और सूची से कभी कटेगा नहीं। ये सब चीज़ें चुनाव आयोग को पक्का करना होगा, क्योंकि इस देश में जितना चुनाव उतना मतदाता सूची, और हर बार आप अपना नाम उसमें जुड़वाइए। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और कहीं ग्राम पंचायत की अलग सूची है, कहीं नगर निकाय की अलग सूची है, विधानसभा लोकसभा चुनाव की अलग सूची है। हर बार आदमी के जीवन को सरकारी तंत्र सरल बनाना चाहता है या उसे जटिलता में उलझा कर रखना चाहता है। जी, ऑनलाइन का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, कोई ऐसा ऐप दे दें जिसमें कि लोग अपना नाम फीड करें, डालें, करा के ख़त्म करें। न फार्म के झंझट, न लोड करने का बवाल। जी, लेकिन कहते हैं कि एक BLO पे करीब 20,000 आदमी का जिम्मा है। नहीं 1200 वोटर है, 1200 वोटर है जी, 1200 वोटर का करीब का है, 1200 एक बूथ। लेकिन वो आबादी करीब 20,000 की है लगभग, जैसा कि आ रहा है। जी, लेकिन अगर हम कहते 1200 है, 1200 में जो घर पे न मिले उसके घर पे चस्पा करो। एक बार फॉर्म देने जाएंगे, फिर एक बार फॉर्म लेने जाएंगे, फिर वही फॉर्म लाके वो भी ऑनलाइन फीड करेंगे। तो ऑनलाइन वाले जानकार लोग वो फीड कर लें। गुड आइडिया। देखिए, समस्या इस बात की है कि किसी का परिवार के एक आदमी का नाम मिल रहा है, किसी को 2 आदमी का नाम मिल रहा है, किसी का मकान नंबर अलग मिल रहा है, किसी को मतदाता सूची में अपना नाम तलाश से नहीं मिल रहा है। बड़ी सारी इस देश में हमेशा से समस्याएं रही भाई। कई बार आपने देखा होगा कि लोग वोट डालने जाते हैं, वोटर ID कार्ड है, लेकिन वहां पर बूथ पर सूची में उनका नाम नहीं है। तो ये वोटर ID कार्ड बना कैसे था? नकली था, फर्जी था, कैसे बना था? तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक मकान नंबर पर 30 नाम, 40 नाम दर्ज होना, ये सब कठिनाइयां तो सामने आ ही रही, रोज खुल के आ रही हैं। जहां वोट डाले थे वहां नाम गायब हो जाता है, दूसरे बूथ पे नाम। अच्छा, आयोग का रिस्पॉन्ड कैसा है और वो लोग कैसा मतलब आयोग क्या चाहता है? उनका इंटरेक्शन, उनका मीडिया वालों से बातचीत या अवेयरनेस की ड्राइव चलाना, कैसे फॉर्म भरें, कहाँ फॉर्म मिल रहा है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा कि वो कुछ एक्टिविटी करते भी दिख रहे हो। बिल्कुल, अभी आयोग ने इस तरह का लेके कोई अभियान शुरू नहीं किया है। करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये जिला निर्वाचन अधिकारी DM ही हर जगह चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है। अब उसके लेवल पर यह काम करना चाहिए था, चुनाव आयोग को कराना चाहिए था। लेकिन ये मामला एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, सब कुछ BLO पे छोड़ा गया है। जो भर दे, जो खुद जाके अपना फॉर्म भरा ले, वो कामयाब होगा, नहीं तो फिर नाम उड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं है जी। जहाँ तक 4 तारीख की बात है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम अगर समय कम होगा तो हम डेट बढ़ाएंगे। तो उस पर सरकार को विचार करना होगा, आयोग को विचार करना होगा। लेकिन ब्रजेश जी, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है, विशेष तौर पर इस देश में बंगाल में रहने वाले लोग भी बंगाली बोलते हैं, इस देश में आसाम में रहने वाले असमिया बोलते हैं, वो हिंदी को ठीक तरह से नहीं समझ पाते। इसका मतलब जितना सवेरे साफ सफाई में नगर निगम में लगे वो सब बांग्लादेशी नहीं है, बांग्ला बोलने वाले हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं जी। तो ये भी एक जो नेताओं का सगल बन गया है कि घुसपैठियों को बाहर करो, उसमें कितने बांग्लादेशी हैं और कितने बंगाली हैं, कितने असमिया हैं, ये भी देखना पड़ेगा। वैसे जो लोग पढ़े लिखे हैं वो BLO के भरोसे ना रहें, वो अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करें, यही उनके लिए सलाह है। एक चीज़ जरूर थोड़ा स्वरूप बदलता है सियासत का, जो आरोप लगते हैं कि वोट चोरी के। पहले जो दबंग होते थे वो बूथ लूट लेते थे,
जो फिर समय बदला तो पैसा बांटे लगे, दारू बांटे लगे, फिर और समय बदला तो फिर अब तिकड़म पे आ गए। कहां कहां तक निपटते रहोगे? नेता भी इस देश में कम नहीं है, वो हर मौके पर चालाकी करते हैं। एक बार चंदौली में बड़ा दिलचस्प मामला आया था कि पैसा लेके ना हाथ में रात में एक दिन पहले, सर मैं बोल रहा, आपका जिला आपने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दें। इसके लिए साधुवाद। ठीक, अब एडवांस चंदौली में स्याही लगा दी गई थी, अपराधियों को इकट्ठा बोला कौन? मैं बोला सर, आप अरे थोड़ी बोले। बधाई, मैं आप बीरेन जी कंप्लीट करो। ये तो आप जनता देखो के बीच हक में की टोक बात दिया, है, बोलने नहीं लोकतंत्र दे के रहे। हक की बात बोलिए है। बीरेन देश जी। में हर बार जब चुनाव आता है तो कहीं परिवारवाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं तमाम सारी मुद्दे उठते हैं। लेकिन आज मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो क्या हम वोट डाल पाएंगे या नहीं, और वोट डालने के लिए हमको कितनी मेहनत और मशक्कत करनी है, ये भी एक बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया सामने आ गई है। चुनाव आयोग इस देश में आह्वान करता रहा है कि लोकतंत्र का पर्व है, आप अधिक से अधिक मतदान करिए, लेकिन मतदान जिस तरीके से हो रहे हैं जी बीरेन जी, वो भी एक अपने आप में, मतदान से पहले जो गुजरना पड़ रहा है आम आदमी के लिए, वो कठिन समय है। वैसे हमारे यहाँ हर चीज बड़ी व्यवहारिकता में आती है। कई बार वोट डाले मिले ना मिले, नेताजी के साथ प्रचार करने को मिले, खाना पीना का करने को मिले, पैसा मिले, ये भी एक उत्सव है। तो संजीदा लोग तो देखिए, छुट्टी होती है तो शहरों में वोट कम पड़ता है, लोग घरों में रह जाते हैं, वोट डालने ही नहीं जाते। 30%, 35%, 40% वोट पड़ता है, तो 70% वालन के नाम रखें कौन फायदा है मतदाता सूची में, जब वोटें न डाले जाइए तो ये भी एक समस्या है बहुत बड़ी। जी बीरेन जी, फिलहाल कंप्लीट करें। सुनिएगा कि जब दल बदल कर आए नेता नंदूलाल और पत्रकार करने लगे उनसे अलूल जलूल सवाल, तो अलूल जलूल सवाल पर आपने दल बदली और राजनीति क्यों हो रही है इतनी गंदली, तो सीरियस क्यों और है? नेता थोड़ा बोले मजे लीजिए। कि व्यर्थ में समय मत गंवाइए, जो बयान हमने दिया है उसको एज इट इज चला दीजिए, छाप दीजिए। सुनिए, एज इट इज चला दीजिए जो कहा है नेताजी ने, चाहे उलूल हो, पांडे जी आगे जुलूल। इतना दबे दबे क्यों बोल रहे हो? बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ग्राउंड जीरो से फीडबैक और ओपिनियन के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले चरण में जितने भी अपोजिशन के लोग हैं सब इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि मतदाता सूची के जो गहन पुनरीक्षण का अभियान है उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको कोई कंप्लेंट नहीं है। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस सवाल का जवाब देंगे। ब्रजेश जी, मैंने डिबेट के पहले दौर में भी कहा जी कि कंप्लेंट या समस्या या समय ये तो 4 दिसंबर के बाद बात होगी। जो लोग 4 नवंबर के पहले ही पूरे प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे थे उनकी मंशा पे सवाल है। मैं 2 जवाब दूंगा। एक तो कुछ जो इस प्रक्रिया से जुड़ी बातें उसको कहूंगा अगर आप समय दीजिए, और मैं पॉलिटिकल 2-3 बातें कहूंगा जो आरोप लगे। सर 2.5 मिनट है आपके पास। ठीक है। आप देखिए, उसी में complete इलेक्शन करिए। कमीशन ने 3-4 वेबसाइट डाली है। वोटर लिस्ट और SIR के लिए 2003 के वोटर लिस्ट के लिए उन्होंने एक अलग वेबसाइट दी है। BLO और ERO के लिए अलग वेबसाइट दी है। ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने के लिए अलग वेबसाइट दी है। और जब कोई खोलेगा, मैं नहीं कहता किसी ने नहीं खोला होगा, खोलेगा तो उसमें दिख जाएगा कि नया मतदाता कब से बनेगा, उसके लिए क्या है, नाम घटवाने का क्या है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अब मैं पॉलिटिकल बातों पे आता हूँ। पर आपके सहयोगी भी कंप्लेंट कर रहे हैं राजभर जी की पार्टी। मैंने तो केवल वो बातें कही जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे और तमाम जगहों पे उपलब्ध है, सार्वजनिक स्थल पे अपने दोस्त को तो आप नहीं, समस्या मैं दूसरी बात बताऊं आपको। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा परेशान थे कि ओबीसीओ के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव अपनी स्वजाति को जिताने के लिए कुर्मी जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वहाँ चले गए। ओसामा साहब, तो ये लोग जो फर्जी PDA वाले लोग हैं जिनके लिए पिछड़ा और दलित तो डिलीट है। अयोध्या में जाएंगे तो मोहित खान इनका PDA है,
बिहार जाएंगे तो ओसामा साहब इनका पीडीए है, पूरा इनका मुलम्मा खुल चुका है। ये केवल एक परिवार के लोग 7 लोग सांसद हो जाएं, इसी की इनकी पूरी लड़ाई है, पारिवारिक विरासत बचाने की लड़ाई है। अभी चंदौली की घटना का जिक्र कर रहे थे, लोकतंत्र में एक और बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, आपको भी याद होगा। कौन सी वाली? कन्नौज में लोग नॉमिनेशन नहीं कर पाए थे, डिम्पल जी निर्विरोध हो गई थी, नेहरू जी नहीं हो पाए थे, अटल जी नहीं हो पाए निर्विरोध। बीजेपी क्यों नहीं लड़ी थी वहां? मैंने कहा तो नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया गया था, ये सरकार थी। जो लोग आज बता रहे हैं कि इन्हीं का लश्कर, इन्हीं का कोर्ट सब बता रहे हैं, उन्हीं को मैं बता रहा हूं। दूसरा, अच्छा मुझे याद है आपका जो प्रत्याशी था कन्नौज वाला ना, वो बाद में बताइए, सर एक सेकंड बाद रुकिए। में सपा ज्वाइन कर बाद में पार्टी सपा के हो हम गया। बिल्कुल कर लिए और थे। आप अपना नॉमिनेशन बिल्कुल कर लिया मैं तुरंत आप ही के पास आ रहा हूं। मैं निश्चित आप ही के पास इसके बाद थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा मैं ये संयम। कहूंगा बस आ रहा हूं आप पकड़ी गई समाजवादी पार्टी। आप ही का समय है इसके बाद, इसके बाद आप ही का समय, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम, थोड़ा संयम। बताइए ना, कुर्मी नीतीश कुमार को हराने का नहीं, एक सेकंड रुक जाए। तेजस्वी यादव आप कुर्मी को जिताने गए थे, आप कुर्मी केवल इसलिए जिताने गए सर थे। एक सेकंड शांत हो जाए। रिश्तेदार हैं, वो जाती है। मनीष जी आप भी एक नहीं सेकंड, नहीं एक नहीं सेकंड, नहीं, आप एक सेकंड शांत हो। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। एक सेकंड रुक जाए। अवैध मतदाताओं पर इनको एक सेकंड रुक जाए, आप एक सबसे सेकंड, बड़ा एक सेकंड, जी, एक इसके सेकंड, बाद ये भी नहीं एक बोल सेकंड, पाएंगे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप रुकिए, एक सेकंड रुकिए, आप दोनों लोग शांत हो जाए। गुंडों की गुंडाई नहीं चलेगी। आप लोग एक शांत हो जाएंगे। आपका पूरी पार्टी हाथ नहीं चलेगा। शांत 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 हो जाए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप गुंडों के सबसे बड़े आप अपने ही समय जाया कर रहे हो। आप एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड, बस आपके आप 20 सेकंड, आप एक सेकंड। ये गुंडागर्दी हल्ला बोल जनता ने मनोज एक सेकंड, 27 में मनोज विभाग हो गए। आप शांत हो जाओ, ये जो एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, समय लोगों के नंबरदार 27 में भी भगाए जाएंगे। अरे आप एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड शांत हो, आप शांत हो जाओ, चलेंगे। दोनों के माइक बंद करो। ना ना गलत बात, अब आप शांत हो जाओ। आपके एक सेकंड मेरे से बात, दलित की बेटी को रात में अरे जाने दो, निषाद की लड़की से के साथ जब मोहित बलात्कार करता है तो अखिलेश यादव कहते हैं डीएनए टेस्ट करो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? ये अखिलेश यादव ने कहा कि निषाद की लड़की का बयान हम नहीं मानेंगे। आप बात करोगे, आप बात करोगे, सब दलित पे आओ, दलित पे आओ, ओके आओ दलित पे। धन्यवाद मनोज जी, आप शांत हो जाओ। ओके मैं विनय राय के पास सीधे चलता हूँ। विनय राय, इन दोनों की आवाज बंद करिए। और विनय राय जी आप मुझे बताओ सर कि जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में अवेयरनेस कैसे लाई जाए? विनय राय जी की आवाज है, दोनों की आवाज बंद, सिर्फ विनय राय बोले। ये लोग बेसिकली मूल मुद्दे पे रहना नहीं चाहते हैं। मूल मुद्दा सिर्फ इतना है कि नाम कटेगा, नाम कटेगा, नाम काटा किसी की जाएगा। आवाज नहीं जा रही, विनय जी बोलो। या दोनों सुन लीजिए, आज की आपकी जो आवाज ही परिस्थिति नहीं जा है, रही दोनों। शांत हो इलेक्शन जाओ, कमीशन शांत हो नाम जाओ, काटे या ना शांत हो काटे, जाओ, लेकिन स्थानीय तौर पर आप शांत हो जाओ, मतदाता है, आप भी शांत हो, वो खुद अपना शांत हो नाम जाओ। कटवा रहा है। शांत शांत शांत, उसको लग रहा है कि अगर गलत लिस्ट होगी शांत शांत। ये गुंडा नहीं कर पाएंगे। गुंडागर्दी मनोज एक सेकंड शांत हो, और आप भी शांत। ओके विनय जी आप कंटिन्यू। सर एक सेकंड शांत हो जाओ, देखिए सबसे बड़ी बात है ब्रजेश जी, आप शांत हो जाओ सर। इतने गंभीर डिबेट खराब करने मत बुलाओ, आप डिबेट मत खराब करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप भी शांत, आप भी शांत हो, आप भी शांत हो, शांत हो जाओ, शांत। ओके विनय जी बताइए, विनय जी बोलिए आप। क्या बात हो गई कि दोनों लोग आपस में भिड़ गए? इन दोनों की ऐसी आवाज कोई बंद बात कर ही दो। नहीं हुई। अब शांति रखिए और सुन लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ब्रजेश जी, आप शांत हो जाओ, इलेक्शन सर, आप कमीशन शांत कल हो की तारीख में आप किसका शांत हो नाम जाओ, सर। काटेगा, आप शांत हो किसका जाओ। नाम जोड़ेगा, वो अलग सवाल है। मनोज लेकिन की एक आवाज बात मैं बंद कर दावे दो। के साथ कहता हूँ कि जो मतदाता नहीं, है उनकी जा रही, वो सिर्फ खुद उन्हीं की अपना जा रही। नाम आप बोलो कटवाने जो पे बोलो, इस समय कुछ नहीं तैयार जा है, रहा। क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश को भी जानते हैं और शहरी परिवेश को भी जानते हैं। तमाम ऐसे मतदाता हैं जो ग्रामीण में प्रधानी के नाम में वोट पड़ जाए इसलिए गांव वाला नाम जोड़ देता है, और जहां हम रहते हैं वहां खुद मतदाता हो जाते हैं। आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अगर मेरा 2 जगह नाम होगा तो मुझे सजा मिल जाएगी, तो मेरे को जुर्माना लग जाएगा, तो हम खुद नाम कटवा रहे हैं। तो इसलिए नाम तो कटना है, हम 2 जगह नाम अपना नहीं रखना चाहते हैं। ये तो पहली बात है। और अवेयरनेस की जहां तक बात है, आपस में तू मैं करने के बजाय बेहतर होगा कि जो डिमांड हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं समय बढ़ा दिया जाए, वो चुनाव आयोग का फैसला है। अच्छा आपको याद होगा जब आप भी एक्टिव जर्नलिज्म में थे, उस वक्त तो 25 जनवरी को वोटर्स डे हुआ करता था। मीडिया और चुनाव आयोग का जबरदस्त पार्टिसिपेशन होता था। कॉलेज स्कूल चौराहे बीच में ना बोले सर, चौराहे बीच में कार्यक्रम हम लोग करते थे।
कार्यक्रम बीच बीच में करते मैं थे आपको अपना और व्यक्तिगत अवेयरनेस बोल रहा हूं, देखिए, कैंपेन आप चला रहे किसी थे। भी बोल रहे हैं। अब वो यही चीज क्यों नहीं हो रही है मुद्दा सर? उनकी आवाज ही नहीं जा रही, सिर्फ दिल्ली जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन हमेशा, ये पता नहीं क्या इस समय क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आ गई है, वरना इलेक्शन कमीशन हर समय चुनाव से पहले अपने बीट रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट से संपर्क भी करता था कि हम इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। और जब कैंपेन चलता तो हम लोग बढ़ चढ़ के सामने आते थे। हाँ, खूब और प्रोग्राम यहाँ होते तक थे कि भाई, हम लोग खूब करते थे। आप तो वो दौर भी देखे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय बैठ जाते थे परसेंटेज बताने के लिए कि कैसे आप अरे ज्यादा डिबेट मतदान में करें। पता है वो उस लेकिन वक्त आपको याद अब- हो सीईओ थे, नाम क्या सीईओ थे ना चुनाव उमेश- आयोग के, उमेश उमेश सिन्हा जी थे। अरे हाँ, उमेश सिन्हा जी भी वो थे आपके स्टूडियो साथ। स्टूडियो जाते थे और हाँ, परसेंटेज लेकिन को अब वो क्या एकदम लग रहा है? सेंसेक्स की तरह बताते थे। लेकिन बड़ा अब मजा क्या आता कि था चाइना उस की टाइम। वाल खड़ी हो गई है कि ना तो उसमें कोई और भेज सकता है ना कोई उसे पार कर सकता है। तो हाँ। बेहतर है कि चुनाव आयोग भी सिस्टम से काम कर रहा है। अगर सबका समर्थन ले रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी का भी समर्थन है। हम लोग भी छोटे मोटे पत्रकार हैं, हम लोग से भी थोड़ा तो आप ये मसला चाहते करें। हैं कि एक हम लोग तो awareness अवेयरनेस का काम करें। कैंपेन हो, दूसरा अगर जरूरत पड़े तो समय का इजाफा किया जाए। ठीक, एकदम इसकी तो जरूरत है, क्योंकि ग्राउंड पर यही स्थिति है कि दबाव में कोई काम नहीं हो पाएगा। नाम छूट जाएंगे, Alright, फिर नाम तो आप शुक्रिया जोड़ने सर। के लिए बाद थोड़ा में सा मेहनत समय का करेंगे। अभाव है, मैं- तो बेहतर है थोड़ा समय जी। दें और उसमें जोड़ने का प्रयास करें कि मैक्सिमम लोग उस सूची में अरुण शामिल हो राजभर जी, जाए आपने तो ज्यादा समस्याएं बेहतर तो होगा। बहुत गिनाई, लेकिन बीजेपी को कोई समस्या नहीं, सारी समस्या आप ही को है। नहीं, हम लोग नहीं, अगर- समस्या नहीं गिना रहे हैं, हम तो समस्या के समाधान का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। अब इसमें किसी तकरार का, किसी लड़ाई का इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है। बात यह है कि 2003 का जिनके पास वोटर लिस्ट निकालने का पौरुष ही नहीं है, जिनके पास तरीका ही नहीं है, वो कहां से निकालेंगे? आम नागरिक के यहाँ घर में जाइए, उनसे कहिए कि 2003 की वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम अच्छे अच्छे लोग जाकर के निकाल नहीं पाएंगे। अब जिसको मोबाइल इंटरनेट चलाने का तरीका ही नहीं पता है, जो अब वेबसाइट खोल नहीं सकता है, तब वो कहां से अपना 2003 का नाम खोजेगा कि हमारा किसने क्रमांक संख्या पर कितने बार। हाँ, मजे की बिल्कुल, ये एक बात बता रहा आपकी हूं। मैं सहमत हूं। नहीं, एक मजे की बात बता रहा हूँ। मैं जब इस बात को मैं खुद देखा, मुझे जब फार्म मेरे पास आया, मैं भरने लगा, तो मैंने अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम खोज रहा था 2003 की वोटर लिस्ट में। मालूम है क्या नहीं था? नाम लिखा था? तो उसमें ओम प्रकाश उपाध्याय लिखा हुआ था। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि ये उपाध्याय जी कौन है। अब तो जो हो राजभर सकता है उस समझते टाइम हैं वोट उपाध्याय- लाने के लिए आप लोग लिख लिए हो उपाध्याय। नहीं, वो कुछ नहीं, वो अब ये मिस्टेक कहाँ से था, कैसे था, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जी। उसमें जो वोटर लिस्ट में मैं 4 बार उस पन्ने को पलटा, उसको पलट करके बार बार देखा कि इसमें नाम सही है, गड़बड़ है, यही है कि दूसरा है। तब पता चला कि नहीं, उनके पिताजी का नाम यही है, दूसरा किसी का नहीं है। उस आधार पर मैंने लिखा। ऐसे तो बहुत सारे गड़बड़ होंगे। तो जिनका क्या किया 2003 जाना में चाहिए? नाम थोड़ा किसी और- सुझाव दो, क्योंकि चुनाव आयोग हो सकता है अगर उनके लोग डिबेट देख रहे हों नहीं, या मेरा उन तक ये कोई बात सुझाव पहुंचे, है। तो सुझाव क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल ये है ना इस डिबेट के जरिए कि कोई हाँ, वैध जैसे वोटर आप- छूटे ना। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग सभी राजनीतिक दल के हैं, पत्रकार लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। ऐसे ही अगर निर्वाचन आयोग का कोई प्रतिनिधि चैनल पर बैठ करके जो शिकायतें आ रही हैं पब्लिक की, अगर उसकी जवाब दे, नहीं आते इनका सर, क्या करें, समाधान बड़ा ये हो मुश्किल सकता है। अगर ये सलाह दे, सुझाव देंगी, इसका समाधान ऐसे हो सकता है। सभी जिलाधिकारी महोदय को अपने चैनल के माध्यम से बतावें कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें, इस तरीके से अधिकारियों को अवगत कराएं, इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता जी, फैलाएं। थैंक यू, तो मुझे धन्यवाद। लगता है कि इस चीज पर गंभीरता से और अधिक पर आप इस मतदाताओं के तथ्य से अंदर सहमत हैं कि जागरूकता फैला। समस्याएं आ रही हैं? बहुत शुक्रिया हमारे साथ। समस्याएं तो है, ऐसी कोई बात नहीं है कि समस्या नहीं है। समस्या का समाधान निकालने वाले लोग रहे तो सब समस्या हल हो जाएगा। ऑलराइट, तो पांडे जी, समस्याएं तो हैं, निराकरण के लिए राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, इन सबको आगे आना चाहिए। भाई कोई वैध मतदाता न छूटे, हमें इसके लिए सबको मिलकर गोल करना चाहिए, एक टास्क निर्धारित करने चाहिए। तो क्या सब पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर अपने अपने लोगों के माध्यम से नहीं कर सकते? ये अगर बीएलओ नहीं पहुंच रहा तो पहुंचाइए भाई। अल्टीमेटली चुनाव लड़ना तो आपको है, वोटर्स को तो वोट डालना है। उनका नहीं जुटेगा कोई बात नहीं, वोट देने नहीं जाएंगे, फिर बाद में आप कहेंगे देखो हमारा तो नाम कट गया हमारे लोगों का। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं ब्रजेश जी, आपसे भी। तो और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अरुण राजभर जी ने भी जो समस्याएं बताई वही सब बातें हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सुनने वाला चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं है। उसके सिर पे जो एक रखा गया है उसी के हिसाब से चलेगा। इस पूरे एसआईआर के पीछे जो एक कथानक बनाने की कोशिश की गई है, मैं उस पर बात करूंगा। ब्रजेश पाठक जी को भी सुन रहा था कि घुसपैठिए हट जाएंगे। ब्रजेश जी, इसके पहले बिहार में एसआईआर हुआ, कितने घुसपैठिए आए, कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई हुए? आपके पास कोई डेटा है? 300 कुछ थे।
आप है ना 300 हाँ, वो वायर के एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव जी ने बोला, तो आपको पता, चुनाव आयोग से आपको कोई डेटा मिला कितने घुसपैठिए आए? नहीं मिला। कोर्ट में हलफनामा दिया गया, मैं आपको कह रहा हूं कि कोई 390 योगेंद्र यादव ने उसी के हवाले 1087 ऑब्जेक्शंस चुनाव आयोग ने स्वीकार किए थे, जिसमें से 390 गैर भारतीय वोटर आइडेंटिफाई किया था उन्होंने, उसमें से 76 गैर भारतीय मुस्लिम आइडेंटिफाई हुए थे, बाकी नेपाली हिंदू थे। यानी कि इतना बड़ा आपने घुसपैठिए के नाम पे बिहार का SIR कराया और आपको घुसपैठिए कितने मिले? 76। और ये डाटा भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। तो फिर ये घुसपैठिए वाला आपका जो कथानक है वो तो फिर चुनाव की अब तो देखो प्रक्रिया शुरू ही है। अब इसमें लोगों को जोड़ा कैसे जाए, अब इसकी बात और सुनिए ब्रजेश जी, मेरी अब ये तो कंटिन्यू है, वो मैं कर दूंगा, वो सब जवाब दे थोड़ा रहे वक्त कम है। नहीं, बस मेरी और एक बात सुन लीजिए। विनय जी भी एक बात कह रहे थे, विनय जी भी एक बात कह रहे थे के लिए हम डिबेट कर रहे हैं, आप लोग पर्सनल स्कोर न सेटल करें। 2 जगह जो नाम होंगे उनको सजा भी होगी। तो राकेश सिन्हा को और ऐसे तमाम नाम सोशल मीडिया पर आए, उनको सजा चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिया और कब देगा? दूसरा, ट्रेन भर भर के हरियाणा से लोग लाए जा रहे थे, सबने देखा, उनको सजा कब मिलेगी? और जो भाजपा के लोग उनको ला रहे थे, बाकायदे उनके थोड़ा सा सहयोग करें, श्रेय लेने देखो आज जनता की की डिबेट, उनको सजा चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिया? क्या इससे पता नहीं चलता कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इसलिए SIR की प्रक्रिया भी निष्पक्ष नहीं है? थैंक यू पांडे जी। आप बताइए, आप क्यों फोन फेंक रहे थे? मैं आपको फोन इसलिए दे रहा था, फेंक रहे थे क्योंकि आपके दर्शक हैं, कोई दर्शक हमको मैसेज कर रहा है लगातार, क्या बोल रहा है? वो ग्रेटर नोएडा से और कह रहे हैं कि हमारा नाम कटवाने से वो दलित वर्ग से हैं और वो रिटायर्ड ऑफिसर से, लेकिन बीजेपी का जो वो है बूथ अधिकारी है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, BLO से मिलकर उनका वोट कटवाना चाहेगा। इस तरह के कार्य बीजेपी के जो वर्कर हैं, जो विधायक हैं, वो BLO से मिल करके किस तरह से बहुजनों का वोट कट जाए। 3 करोड़ लोग नाम कट जाएंगे। अगर एक 65 लाख कैसे कट गए बिहार में? इसका आप जवाब दो। 65 लाख बिहार में कैसे कट गए? 65 लाख को लोग क्या घुसपैठिए हैं? इसका जवाब दो। बताएं अखिलेश यादव कहां से रहते हैं? तेजस्वी यादव के 2 नाम थे, पाले जी पूछिए, उनको भी जेल भेजा जाए। पवन खेड़ा के 2 जगह नाम थे, उनको भी जेल भेजा जाए। और सबसे मजेदार बात, ये जो विसंगतियां हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए तो SIR है, इन सबकी दवा SIR है। थैंक यू सर, डिबेट और धन्यवाद। अंग्रेजों के मुखबिरी के, अरे ये तो आप लोग करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको हापुड़ की एक ऐसी सनसनीखेज खबर बताएंगे जहां इंश्योरेंस के लिए एक नौकर को मारने की प्लानिंग चल रही थी। हालांकि वो मामला फर्जी था और वो पुतला जलाकर इंश्योरेंस का क्लेम कर लेते थे। पुलिस ने मौके पर पकड़ा, इंश्योरेंस वालों ने पकड़ा। एक ऐसा स्कैम है जो आपको हैरान ही नहीं, आपकी आंखें खोल देगा। एक छोटा सा ब्रेक।